डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पटना में सिपाही बैरक का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बैरक में रह सकेंगे 700 पुरुष। सिपाही परिसर में केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय की भी है अच्छी व्यवस्था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कर रहे बड़े आंदोलन की तैयारी। घुसपैठ आरक्षण के दुरुपयोग पर राज्य सरकार को करेंगे कटघरे में खड़ा। राज्य में एसआईआर की भी करेंगे मांग। झारखंड के बोकारो में शुरू हुआ सांसद खेल महोत्सव। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की शुरुआत। बड़ी तादाद में लोग रहे मौजूद। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रॉमा सेंटर 6 साल में भी अधूरा। लागत बढ़कर 120 करोड़ रुपए तक पहुंची, फिर भी काम अधूरा। मरीजों को मुंबई और गुजरात का लेना पड़ रहा सहारा। नमस्कार, स्वागत है आपका ईपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवीन पुलिस केंद्र पटना परिसर में केंद्रीकृत रसोई सह भोजनालय G+4 और 700 क्षमता का पुरुष सिपाही बैरक ब्लॉक ए का फीता काटकर और शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना पुलिस केंद्र में रहने वाले पुलिस बलों को अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ राशन, भोजन आदि की व्यवस्था करने में काफी कठिनाई होती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस लाइन में जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे यहाँ रहने वालों लगभग 3000 पुलिस बलों को सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। समय और श्रम की बचत होने से वो बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। साथ ही इससे लगभग 120 जीविका दीदियों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने पटना पुलिस लाइन के विस्तार के लिए फेज 2 में 266 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजनाओं के मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिला जनता दल यूनाइटेड जेडीयू कार्यालय मौर्य विवाह भवन 0 माइल में जिला स्तरीय जेडीयू सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई है। आपको बता दें, इस अवसर पर आयोजित बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल और एमएलसी विजय सिंह भी पहुंचे और उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में सांसद अजय मंडल ने कहा कि अभियान विधानसभा चुनाव की तैयारी और एनडीए की एकता का मजबूत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीते चुनावों में एनडीए ने एकजुटता के बल पर जीत हासिल की है और यही एकता भविष्य में भी हमारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। सांसद अजय मंडल ने कहा कि एनडीए की जीत का मुख्य आधार आपसी समन्वय और संगठन की मजबूती है। हम सभी लोग एकजुट हैं और इस एकता को हर हाल में बनाए रखेंगे। इसी उद्देश्य से आज पूरे बिहार में एक साथ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है ताकि संगठन को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव, टोला-टोला जाकर आम जनता को जेडीयू की नीतियों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों और सामाजिक न्याय के संकल्प से जोड़े। सांसद ने कहा कि सदस्यता अभियान केवल संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का अभियान है। अब खबर बगहा से है जहां एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी सीमा की सुरक्षा के साथ सौहार्द और राष्ट्र प्रेम जगाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भाग लिया। स्थानीय युवक युवतियों ने बॉर्डर यूनिटी दौड़ में बड़ी संख्या में शामिल होकर देश प्रेम का अलख जगाया। रामनगर के दुर्गम इलाकों में एसएसबी की 65वीं वाहिनी और वाल्मीकिनगर में 21वीं वाहिनी के जवानों ने स्थापना दिवस पर जागरूकता अभियान भी चलाया है। बिहार के सुपौल जिले में बागेश्वर धाम की तरह लगता है संतो बाबा धाम, जहां दूर दूर से लोग अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार यहां 3 से अधिक बार आने पर ठीक होकर भी जाते हैं। बता दें कि सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत महेशपुर पंचायत के जीवचपुर गांव में पिपरा बाजार और राघोपुर एनएच 106 मार्ग से महेशपुर चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित संतो बाबा धाम इस बीच काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। बता दें कि यहाँ बिहार के विभिन्न जिलों से ही नहीं अपितु अभी तो देश के विभिन्न राज्यों से विकलांग
मुखबधिर, मानसिक विक्षित, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित, यहाँ तक कि जिनकी किडनी जवाब दे चुकी है, वैसे श्रद्धालु यहाँ अपने विश्वास आस्था की डुबकी लगाते हैं और अर्जी लगाते हैं, वहीं ठीक होते हुए भी चाहते हैं। बता दें कि यहाँ हजारों की भीड़ लगती रहती है, खासकर सोमवार और शुक्रवार को सुबह से शाम 4-5 बजे तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गगन दीवान कांटा पर मोहल्ला निवासी मोहम्मद आलम के पुत्र मोहम्मद अदर हुसैन की नवादा में पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना नवादा जिले के रोहताना क्षेत्र के रोहभाटा के पास हुई। मृतक पिछले 18-19 वर्षों से नवादा के मरुई स्थित अपने ससुराल में रहकर फेरी का काम करता था। मृतक के भाई मोहम्मद साकिब ने बताया कि घटना बीते दिन की है। अतर हुसैन फेरी करके साइकिल से लौट रहे थे, तभी रोहभाटा के पास उनकी साइकिल पंक्चर हो गई। वहां आग ताप रहे कुछ लोगों से उन्होंने पंक्चर की दुकान का पता पूछा। आरोप है कि उन लोगों ने पहले अत्थर से उनका नाम पूछा। नाम बताने के बाद आरोपियों ने उनसे 5,000 रुपए, साइकिल और कपड़ा छीन लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। भाई का आरोप है कि हमलावरों ने ईंट से मारकर उनका हाथ तोड़ दिया, शरीर को जलाया और नाखून तक उखाड़ लिया। रुक करेंगे झारखंड की खबरों के, जहां पर संसद के सत्र में एनडीए गठबंधन के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच हर दिन कुछ सियासी घटनाक्रम सामने आए हैं। वहीं बीते शनिवार को भी वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर मनरेगा का नाम बदलने पर जमकर सवाल उठाए हैं। इसी बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नेत्री और कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मीडिया के बीच आकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन के नेताओं को कलाकार कहते हुए प्रियंका गांधी की स्पीच का जिक्र भी किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने राज्य सरकार के खिलाफ एक बार फिर बड़े पैमाने में आंदोलन की तैयारी की तरफ इशारा करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल धर्मांतरण को राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उन्होंने ये कहा कि जो आदिवासी दूसरे धर्म में चले गए हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की लिस्ट से बाहर करना बहुत जरूरी है। साथ ही सोरेन ने यह भी कहा कि इससे आदिवासी समाज की पहचान और परंपराओं की रक्षा हो सकेगी। इस क्रम में चंपई सोरेन ने मीडिया के बीच आकर भी अपनी बात रखी। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत बोकारो में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो द्वारा कुमार मंगलम स्टेडियम में की गई है। इस कार्यक्रम में धनबाद सांसद के साथ साथ बोकारो जिलाध्यक्ष जयदेव राय भी शामिल हुए। सांसद ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं को लेकर और खेल को लेकर विजन की चर्चा की और अपने अभिभाषण में खेल जीवन में कितना महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा की। मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं के लिए उनकी सोच बहुत लंबी है, इसलिए फिट युवा सशक्त भारत की ओर काम किया जा रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो युवाओं के बारे में इतनी लंबी सोच रखता हो। वहीं सांसद ने स्टेडियम के खस्ता हाल होने के सवाल पर सेल के अधिकारियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कोई भी अधिकारी पीएम की सोच के आधार पर नहीं चलेंगे तो वे अधिकारी नहीं चलेंगे। पलामू जिले के मनातू थाना अंतर्गत ग्राम अपटी के जंगली क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अफीम उन्मूलन अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान ड्रोन कैमरा की सहायता से वन भूमि पर की जा रही अवैध अफीम की खेती का सटीक स्थान चिन्हित किया गया। इस दौरान ड्रोन द्वारा लोकेशन प्राप्त होने के बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और लगभग 5 एकड़ वन भूमि पर फैली अवैध अफीम की फसल को प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में ट्रैक्टर चलवाकर तुरंत विनष्ट करवाया गया। वहीं अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां पर बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। बता दें आपको कि साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला, कहा कि कांग्रेस के हर पाप को धोने का काम हम कर रहे हैं। सरेंडर नक्सलियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन पर जितना इनाम है उसका पूरा पैसा मिलेगा। सीएम ने कहा कि आज देश देख रहा है कि हमारे जवानों ने मुस्तैदी और साहस के साथ नक्सलियों से लड़ाई लड़ी।
अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। पिछली कांग्रेस की सरकार 5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ जो काम नहीं कर पाई है, उससे ज्यादा काम हमने 2 सालों में करके दिखाया है। सीएम साय ने बताया कि सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों को 21 क्विंटल धान 3100 प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा पूरा किया गया। कांग्रेस सरकार के 2 साल पुराने बोनस का भुगतान भी बीजेपी सरकार ने 25 दिसंबर को किसानों को दे दिया है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ, जहां पर नर्मदापुरम कामयानी एक्सप्रेस में टिकट चेकिंग के दौरान कांस्टेबल और टीसी के बीच झूमा झटकी और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये घटना नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां टीसी राजेश कुमार के साथ मारपीट की गई। वहीं इस घटना में एक कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक संबंधित कांस्टेबल बोरीवली में पदस्थ है और अपने माता पिता के साथ बोरीवली की यात्रा कर रहा था। टिकट चेकिंग के दौरान टीसी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही नर्मदापुरम जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को जिला अस्पताल नर्मदापुरम में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। वहीं कांस्टेबल के पिता को इटारसी स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया। फिलहाल जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। नटेरन थाना अंतर्गत ग्राम जोहत के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें, जहां एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर सगड़ नदी पर बने पुल से नीचे गिरी। बताया जा रहा है कि बस में 39 स्कूल बच्चे सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और राहत और बचाव कार्य जारी है। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए गंजबासौदा अस्पताल भेजा गया है, जिनमें से करीब 2 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, जबकि 6 गंभीर घायल बच्चों को जिला अस्पताल विदिशा रेफर किया गया। ये बस बहादुरपुर शासकीय स्कूल की थी, जो बच्चों को सांची भ्रमण ट्रिप पर ले जा रही थी। बस में स्कूल के 4 स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे बहादुरपुर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के थे। बस ज्योति ज्ञान मंदिर हाई स्कूल की हायर की थी। बच्चों ने बताया कि पुल पार करते समय बस की स्पीड अत्यधिक थी, जिससे असंतुलित होकर बस पुल के नीचे जा गिरी। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे के कारणों की जांच नटेरन पुलिस द्वारा की जा रही है। जहां पर नंदुरबार जिले के खंडवारा गांव में दोस्ती के रिश्ते को झटका देने वाली घटना सामने आई है। पिछले 1 साल से जीतू सुरेश परदेशी की दुकान से पैसे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। लगातार हो रहे नुकसान और बढ़ते कर्ज के बोझ से परेशान परदेशी ने आखिरकार सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। फुटेज में स्पष्ट देखा गया कि परदेशी का करीबी और भरोसेमंद दोस्त अनिल रजनाल शर्मा ही मौके का फायदा उठाकर दुकान की तिजोरी से पैसे चोरी कर रहा था। जब ये सच सामने आया कि दोस्त ने ही धोखा दिया, परदेशी ने तुरंत अनिल शर्मा के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 380 चोरी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सबूत के तौर पर दुकान का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जब्त कर लिए गए हैं। पालघर के मनोर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे वर्ष 2019 में शुरू किए गए ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल का काम आज भी पूरा नहीं हो पाया है। इसकी वजह से जिले के नागरिकों को इलाज के लिए मुंबई थाने या अन्य राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है। 6 साल पहले इस ट्रॉमा केयर सेंटर का काम शुरू होने के बाद पालघर वासियों को उम्मीद थी कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी कार्यशैली के चलते इस अस्पताल का काम पिछले 6 वर्षों से अटका हुआ है। 200 बेड वाले प्रस्तावित इस ट्रॉमा केयर सेंटर की लागत 6 साल में 76 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पालघर जिले में इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार के लिए सीधे गुजरात या दादरा नगर हवेली जाना पड़ रहा है। पालघर के बोईसर थारापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गो ग्रीन एकोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रदूषण की शिकायत करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता पर गुरुवार को हमला कर दिया गया है। सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता जीतम घरत ने कारखाने के खिलाफ प्रदूषण और रासायनिक कचरे की अवैध निकासी की शिकायत प्रदूषण नियंत्रण मंडल में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद जब अधिकारी जांच और पंचनामा करने कारखाने पहुंचे तो आरोप है कि कारखाने के संचालक और
शिंदे गुट से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कार्यकर्ता को बोईसर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कारखाने के संचालक राजेश पाटिल, शिंदे गुट के पूर्व बोईसर शहर प्रमुख मुकेश पाटिल समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। नवी मुंबई में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी CIDCO और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सीटको ओपन 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट 16 दिसंबर 2025 से खारगर वैली गोल्फ कोर्स में शुरू होगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के प्रस्तुत भागीदार लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT है। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 1 करोड़ रुपए रखी गई है। 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित 18 होल्स कारगर वैली गोल्फ कोर्स पर पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। टूर्नामेंट स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें 4 राउंड होंगे और प्रत्येक राउंड में 18 होल्स शामिल होंगे। कपूरथला जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुई है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई। जिला चुनाव अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। जिले के 10 जोनों और 5 ब्लॉक समितियों के 88 जोनों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिले भर में कुल 661 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता बैलेट पेपर से अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। SSP गौरव तूरा ने बताया कि चुनाव सुरक्षा के लिए 1800 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों के लिए अतिरिक्त कर्मी और हर 20 गांव के लिए गश्त टीमें भी तैनात की गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमृतसर में हाथी गेट के पास यशपाल नाम के व्यक्ति की रहस्यमयी हालात में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जब पुलिस ने व्यक्ति की बॉडी को कब्जे में लिया तो उसके दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मृतक की पहचान यशपाल के रूप में हुई है, जो काफी समय से वहां जूते का बिजनेस कर रहा था। यशपाल अपनी दुकान के ऊपर रहता था, जबकि उसका परिवार अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके में रहता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यशपाल की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमृतसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े और मजबूत सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, DIG बॉर्डर संदीप गोयल ने माई भागो कॉलेज अमृतसर से मीडिया को बताया कि कल होने वाले चुनाव के लिए आज सभी पोलिंग पार्टियों को भेजा जा रहा है। माई भागो कॉलेज को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से टीमें अलग अलग इलाकों के लिए रवाना हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मजीठा ब्लॉक के तहत कुल 255 सेक्शन में 7508 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए करीब 2800 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 11 DSP, 3 SP और SSP अमृतसर रूरल सुमैल मीर की देखरेख में सारी ड्यूटी चल रही है। जिले में कुल 10 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं और जरूरत के हिसाब से बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है। अमृतसर में 3 बच्चों के पिता ने मीडिया से साझा किया कि उनकी पत्नी ने कथित रूप से नाजायज संबंध बनाए हैं। पीड़ित पति का कहना है कि उसे अपनी पत्नी के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं, जिससे घर में तनाव और परिवार में कलह पैदा हो गया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर उस पर हमला भी किया। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले ने उनकी जिंदगी और परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। इस मामले में पुलिस ने पुष्टि की कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और नाजायज संबंधों से उत्पन्न विवाद के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और परिवार को भरोसा दिलाया गया कि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और स्टेट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।